नमस्कार। आज की कक्षा में हम देखेंगे कि कैसे मानव ने आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक का सफर तय किया। मतलब कि मानव जब प्रागैतिहासिक काल में था तो शिकार करता था और इसके अलावा जंगलों से जो सामग्री प्राप्त होती थी उसे ही भोजन के रूप में प्राप्त करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने इतना विकास कर लिया कि स्वयं का भोजन उत्पादन करना सीख लिया। आपने महसूस भी किया होगा कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं तो ऐसे में आप किस किस माध्यम को काम में लेते हैं? हाँ, रेल, बस, हवाई जहाज, जहाज, बिल्कुल। तो ऐसे में जब हम सफर करते हैं और आसपास के वातावरण को निहारते हैं तो ऐसे में हमको महसूस होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जब ये वाहन नहीं थे या नहीं होते तो क्या होता? और इसी के दरमियान हम सोचते हैं कि जब वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग आना जाना कैसे करते थे? क्योंकि वाहनों के आविष्कार का इतिहास जो है वह इतना भी अधिक पुराना नहीं है जितना कि मानव का इतिहास। तो ऐसे में निश्चय ही मानव का एक ऐसा समय रहा है जब इस प्रकार के वाहन उपलब्ध नहीं थे। अब ऐसे में पहला प्रश्न तो ये उठता है कि जब वाहन नहीं थे तो क्या वो इधर से उधर जाते थे? हम अब भी फिलहाल तो देख रहे हैं उस मानव की बात जो आदि मानव है, प्रागैतिहासिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो क्या वह भी इधर उधर घूमता था? जी हाँ, घूमता था। क्यों घूमता था? तो वह भोजन के लिए घूमता था और भोजन के लिए घूमता था या मनोरंजन के लिए घूमता था। तो ऐसे में उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे वह जहाँ पे रहता था वहाँ पर धीरे धीरे जब भोजन समाप्त हो जाए तो उसे भोजन की खोज में दूसरी जगह जाना पड़ेगा ना। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, वह जहाँ रहता था वहाँ वो खुद तो भोजन को एकत्र करता ही था, लेकिन बहुत सी बार दूसरे जानवर जैसे शेर और इस तरीके के जो मांसाहारी जानवर है या दूसरे हिरण और ये जो शाकाहारी जानवर है वो पेड़ पौधों को खाते थे, मांसाहारी जानवर जानवरों को खाते थे। तो इस तरीके से जो एक चक्र चलता था तो उसमें कहीं ना कहीं जंगल में जब या वहाँ पर जब सामग्री समाप्त हो जाती थी तो जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो इसी प्रकार मानव भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। एक और कारण भी है, मौसम। क्यों? क्योंकि हम भी मौसम के साथ देखते हैं कि परिस्थिति के अनुसार रहें तो हम छाता उपयोग करते हैं या इस तरीके के कुछ ना कुछ नया एक प्रयास करते हैं। तो उस समय के मानव के अंदर भी इस बात की समझ थी और वह क्या करता था, जैसा मौसम होता था उस हिसाब से जगह को चुनता था और वहाँ से भोजन को एकत्र करता था। इसके अलावा एक और कारण भी है और वह कारण है पानी के बिना कोई भी मनुष्य जीव जंतु नहीं रह सकता, न ही पौधे पनप सकते हैं। तो ऐसे में पानी की उपस्थिति भी प्रभावित करती थी। जहाँ पर झील झरने नदियाँ होते थे और ऐसे में वहाँ पर भोजन अच्छा खासा होता था और मनुष्य निश्चय ही जहाँ पर पानी की उपस्थिति होती थी वहाँ पर रहता था। ये तो रहा मानव का एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने का कारण, एक जगह से दूसरी जगह जाने का कारण।
लेकिन इसमें एक प्रश्न और भी मिलता है, वह यह कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती है। प्रश्न है कि हमें उस आदिम मानव, प्रागैतिहासिक मानव, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है कि उस समय भी मानव था। तो ऐसे में यदि हम ढूंढने की कोशिश करें तो आप भी जहाँ जाते हो वहाँ कुछ चिन्ह छोड़ देते हो, अवशेष छोड़ देते हो। इससे पता चल जाता है कि आप कभी आके गए। जैसे आप घर पे बैठे हो, अचानक से आपको पता चलता है कि यहाँ पर तो बैग पड़ा हुआ है। आप सुबह गए थे तब तो बैग नहीं था, अब आए तब तो बैग है। आप सीधे से पूछते हो पापा आए थे क्या? तो एक ये जो बात आती है ना कि चीज़ों को देख के पहचानना, चीज़ों की उपस्थिति देख के संबंधित व्यक्ति की पहचान कर लेना, तो ऐसा जो विषय है वह हम वहाँ पर भी काम में लेते हैं। और हमें प्रागैतिहासिक युग के बहुत सारे सामान मिलते हैं, जैसे पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार जो उस समय में बनाए गए थे। उन्हीं में से कुछ औजार, पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं। इसके अलावा और भी कई हथियारें या और अन्य वस्तुएं यहाँ पर देखने को और भी अन्य वस्तुएं हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब ऐसे में जब इतनी सारी वस्तुएं देखने को मिलती हैं तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है। अब ये प्रश्न ये है कि ये आदिम समय का मानव या पुराने युग का मानव या प्रागैतिहासिक मानव रहता कहाँ था? ऑफ कोर्स झोपड़ियों में तो रहता था, लेकिन बड़े बड़े महलों में या सिटीज़ में। और इसके अलावा कोई हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि उसके पास हवाई जहाज था, रेल थी, ट्रेन थी। बिल्कुल, वो रहता था जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में या छोटी मोटी झोपड़ी जैसी आकृति बना लेता था। तो जब वो वहाँ पर रहता था तो क्या करता था, मैंने पहले भी कहा है, वो वहाँ पर रहकर और जीवन यापन किससे करता था? आखेट से करता था, शिकार से करता था। जब वो इस तरीके से काम करता था तो ऐसे में वो जिन क्षेत्रों में रहता, क्योंकि मैंने 4-5 कारण बताए, भोजन की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता जैसी अनेक जो ज़रूरतें हैं वो जहाँ पर पूरी होती थी, मानव वहीं पर रहना पसंद करता था। ऐसे में कुछ स्थल हैं जैसे जिन्हें हम पुरातात्विक स्थल भी कहते हैं। अब ये स्थल कहाँ हैं? तो एक है बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरोद, कोल्डिहवा, भीमबेटका, कोलकाता, दाऊदली हेडिंग। ये मुंबई और इनाम गांव, गोदावरी नदी, ये सब जो है वो नज़दीकी स्थल है। ये अभी तक जो देखें नदियों के पास वाले स्थल। इसके अतिरिक्त दक्षिणी भारत में यदि देखते हैं तो हुसगी, कुरनुल की गुफाएं आदि आते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए जो काम की बात है, पहला तो कौन सी नदी के किनारे है देख सकते हो थोड़ा सा, है ना। ये इनको देखते तो हमको पता चल जाता है कि कौन सी नदी के किनारे। तो यहाँ पर जो है वो है नर्मदा नदी के किनारे, और यहाँ पर जो है वह है कृष्णा नदी के किनारे। हुसगी और कुरनूल ये दो जगह हैं जो कृष्णा नदी के किनारे है, और भीमबेटका है वह नर्मदा नदी के किनारे का स्थल है। अब यहाँ पर नक्शे में ये भी पता चल रहा है कि ये जो त्रिभुज बने हुए हैं वो पूरा पाषाण काल के स्थल है, जहाँ पर वर्ग बना हुआ है, चिरोद और दाऊबली हेडिंग और ये सब, ये मेहरगढ़, ये नव पाषाण काल के स्थल हैं। इसके अतिरिक्त बाद में जो है इनाम गांव और ये सब, ये जो है वह गांव है, मतलब कि आरंभिक गांव है। और मुंबई और इसके अलावा कोलकाता, दिल्ली, ये सब जो है वह वर्तमान के हैं, आधुनिक के शहर हैं। ये यहाँ पर इसलिए भी दे रखे हैं ताकि हमको आइडिया हो जाए कि उस समय में कहाँ पर मानव निवास करता था। अब ऐसे में
यहाँ पर जो सबसे पहला स्थल जिसका नाम लिया है मैंने भीमबेटका, तो भीमबेटका है क्या? भीमबेटका एक ऐसी जगह है जिसमें पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं। मतलब कि यहाँ पर उस प्रागैतिहासिक मानव या आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों को देखा जा सकता है। यह चित्र गुफाओं में बने हुए हैं और इसीलिए इतना लंबे समय बाद भी यह चित्र नष्ट नहीं हुए हैं। इसके अतिरिक्त यह गुफाएं वही गुफाएं हैं जहाँ पर प्रागैतिहासिक मानव रहता था। कुछ चित्र दीवारों पर भी मिले हैं और इसके अलावा कुछ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में चित्र देखने को मिलते हैं भीमबेटका के अतिरिक्त, जो कि बड़ी ही चालाकी से या बड़ी ही कुशलता से बनाए गए हैं और जिसमें आप जब चित्रों को देख रहे हो तो आप समझ पा रहे हो कि कितने वास्तविक लग रहे हैं। पर ये चित्र रेखाओं से बने हुए हैं। वर्तमान में जो चित्र होते हैं उस तरीके के नहीं हैं। मैं बार बार एक शब्द को काम में ले रहा हूं, पुरा स्थल। अब ये पुरा स्थल है क्या, इसको समझ लेना थोड़ा। वह स्थल जहां पर प्राचीन समय के औजार, बर्तन, इमारत आदि प्राप्त होती है उसे हम पुरा स्थल कहते हैं। आपको समझ में आ गया क्या? जहाँ से प्राचीन औजार, बर्तन, इमारत आदि प्राप्त होते हैं उसे हम पुरा स्थल कहते हैं। अब आगे थोड़ा सा इस बात को भी समझना। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है, एक और गुफा है कुरनुल, जिसकी मैंने ऊपर बात की थी। उसको देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पर आग का आविष्कार हो चुका था। अब ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर इस समय की राख के अवशेष प्राप्त होते हैं और ये आग क्या काम में लेते थे? तो इसका उत्तर है खाना पकाने के लिए, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और जानवरों को दूर भगाने के लिए आग को काम में लेते थे। जैसा कि हम आज भी आग को काम में लेते हैं, बहुत सारे काम में लेते हैं। जैसे खाना पकाने काम में लेते हैं, तो इन्होंने भी खाना पकाया। इसके अलावा हम आग से प्रकाश भी करते हैं, जैसे मान लो मोमबत्ती जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, तो ये भी इन्होंने इनकी तरीके की मशाल बनाई। और इसके अलावा आग से सभी को डर लगता है, ये जल जाते हैं, तो जानवरों को आज भी डर लगता है। तो यही जो विशेषता है उसको उस समय के मानव ने भी काम में लिया। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो यहाँ पर हम जब आदिम काल की बात कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले आता है पुरा पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल मतलब क्या? तो पुरा पाषाण काल मतलब पाषाण काल पहले तो आएगा पत्थरों का युग, पत्थर युग जिसे कहते हैं, जहां पर पत्थर के औजार बनाए गए हैं, पत्थर का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है। तो इसी का पहला जो चरण है पुरा पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल के मानव ने किया क्या? प्रश्न ये है, पुरा पाषाण काल के मानव ने किया क्या? तो इसने पत्थर के औजार बनाए। और बनाए क्या है? असल में ये अपने आसपास जो पत्थर के औजार प्राप्त हो जाते थे उसी को काम लेता था। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जिसमें मानव ने पत्थरों को थोड़ा सा बारीकी देना शुरू किया, पत्थरों को थोड़ा सा नया आकार देना शुरू किया। लेकिन इसके बाद जब नवपाषाण काल की बात होती है तब मानव ने न केवल पत्थरों का बेहतर तरीके से उपयोग करना सीख लिया था, बल्कि आग का आविष्कार हो चुका था, पहिए का आविष्कार हो चुका था। मतलब बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बदलने लगी थी। अब पूरा पाषाण काल का समय काल क्या? तो 20 लाख साल से पहले, मतलब 20 लाख साल, आज से 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। लेकिन उसके बाद यदि कहें तो एक युग आता है
जिसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, जिसका समय काल 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व है। और इसके बाद आता है नवपाषाण काल, जिसका समय काल 10,000 वर्ष से पहले से लेकर और लंबे समय तक चलता है, लगभग 4-5 हज़ार साल चलता है। अब मैं यहाँ पर सन इसलिए भी नहीं बता रहा समय के लिए कि अनेक पुरातत्ववेत्ता जो है वो अपने अपने तरीके से समय का निर्धारण करते हैं। न केवल हम आदि मानव के और वर्तमान समय में देखते हैं तो इतना सारा विकास हुआ है, मतलब कि आज हमारे पास गैस चूल्हा है, उनके पास गैस चूल्हा नहीं था। टीवी, फ्रिज, कूलर, हवाई जहाज, बस, ट्रेन जैसी सुविधा है वो उनके पास नहीं थी। तो केवल इतना ही विकास नहीं हुआ है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे मौसम बदल गया, जलवायु बदल गई, तो ये चीज़ों में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ उस समय मानव ने क्या किया, तो उन्होंने पशुपालन सीखा और इसके अलावा खेती करना सीखा। तो खेती करते थे, पशुपालन करते थे और शिकार करते थे। तो शिकार से जो है उन्हें काफ़ी कुछ पशु प्राप्त होते थे। खेती से खुद अनाज प्राप्त कर लेते थे, गेहूँ, जौ, धान आदि को खुद उगाने लग गया था। तो वहीं पशुपालन से उन्होंने दूध उत्पादन जैसी बात सीखी, क्योंकि दूध मिल जाता था। और इस समय यह कुत्ते को सबसे पहले पालना सीखा, उसके बाद बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी पालने लग गया था और इनकी ओर भी आकर्षित हो गया था। इसके अतिरिक्त जंगली जानवरों के आक्रमण से वह अपने पालतू जानवरों की रक्षा भी करते थे। तो इस तरीके का कार्य यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा निश्चय ही इन्होंने जीवन शैली भी बदल दी थी, मतलब कि इनके जीवन में परिवर्तन आ गया था। कैसे, तो अनाज का उपयोग करना सीखा। तो अनाज न केवल वह जंगलों से और कंदराओं से और ये इकट्ठा करते थे, बल्कि बीज के रूप में, खाद्य खाने के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए इसे उपयोग करने लग गए थे। क्योंकि ये जो जानवरों को पालना सीखे थे, तो जानवरों के लिए भी भोजन एकत्र करना इन्होंने प्रारंभ कर लिया था, मतलब कि घास इकट्ठी करके रखना आदि काम यह करने लगे थे। इसके अलावा इन्होंने जब भंडारण करना सीखा, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे और बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनाई और इसमें अनाज को इकट्ठा किया। तो ये भी यहाँ पर एक विशेष बात है। इसके अलावा जानवरों को पालना एक जो विशेष बात है वो क्यों है, तो जब जानवर पालते थे तो जानवर नए बच्चों को जन्म देते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे उनके पास पशु बढ़ते जाते थे और ये पशु जो है वो उनके लिए चलता फिरता भोजन था। इट मीन्स कि उनके पास जो पशु होते थे उनको वह भोजन के रूप में भी काम में लेते थे। इससे न केवल दूध प्राप्त होता था बल्कि मांस भी प्राप्त करते थे। अब इसके अलावा यदि हम पूरा पाषाण काल या पुराने काल की बात करते हैं या पाषाण काल की बात करते हैं, तो यहाँ पर धान के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। मतलब कि इस समय में धान जो है वह बोना सीख लिया था। यह भी एक विशिष्ट उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त खरपतवार जो होती है उससे अपनी अनाज की रक्षा करना जैसा कार्य भी यह करने लगे थे। इससे एक बदलाव आया। क्या बदलाव आया, जैसे हमने बुर्ज होम जो नक्शे में देखा था, जो कश्मीर के अंतर्गत आता है, जिसे गड्ढे में होने के कारण गर्तवास भी कहा जाता है। तो वहाँ पर ठंड से सुरक्षा होती, क्योंकि हवाएं नहीं चल पाती, तो इसीलिए यहाँ पर ठंड से सुरक्षा होती है। तो इस तरीके का स्थल या फिर जहाँ पर मानव को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, इस तरीके का स्थल उसने चुना ताकि
वह अपना जीवन स्तर उच्च कर सके, और ऐसे में धीरे धीरे उनके स्थायी आवास बनने लग गए। जब पहले तक मानव घुमड़ कर था, खाना बदोश था, वो अब धीरे धीरे बस्तियों में रहने लगा और एक साथ रहने लगा। तो ये फर्क यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा ओखली, मूसल जैसी जो वस्तुएं हैं उसका प्रयोग भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इट मीन्स कि यहाँ का मानव अनाजों को पीसने की जो बात आती है वह जानता था। तो यह भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हड्डी के औजार और पत्थर के औजार भी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिलते हैं अलग अलग आकार के। और न केवल मिट्टी के बर्तन साधारण होते थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे भी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जिस पर अलंकरण किया गया है, अलग अलग रंग से चित्र बनाने का प्रयास किया गया है। अब ऐसे में जब धीरे धीरे मानव ने खेती और पशुपालन शुरू किया तो शिकार की ओर ध्यान कम जाना शुरू हुआ और मनुष्य विकसित होने लगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेहरगढ़ की। ये मेहरगढ़ जो है ईरान का जो रास्ता है उसके लिए भी खास है, क्योंकि ईरान जाने का रास्ता यहाँ से जाता है। और यहाँ पर जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सबसे पहले सीखा यह माना जाता है। यहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ मिली है, हिरण, सूअर जैसे जानवर और बकरियों की हड्डियाँ आदि भी प्राप्त होती हैं। चौकोर आयताकार घर यहाँ की विशेषता है, और बहुत सारे तो घर ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा कमरे हैं। इसके अलावा जब कोई मर जाता था तो उसे भी सम्मान देते थे, मृतक का सम्मान करते थे और मृतकों के लिए भी सामान एकत्र करते थे। इस प्रकार की परंपरा यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब कि मेहरगढ़ में देखने को मिलती है। इसके अलावा एक कब्र में एक मरे हुए के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। मतलब कि हो सकता है कि वो उन्होंने सोचा हो कि यह आदमी मर गया है और बाद में इसको ग्रहण करेगा। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे स्थानों की बात करूँगा यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और नए भी है। नए क्यों? क्योंकि आपने पहले तक नाम सुने नहीं होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए कि यह आपके लिए ज्ञान का बेहतर माध्यम भी होंगे। फ्रांस को सभी जानते हैं और यहाँ पर भी प्राचीन समय के चित्र देखने को मिलते हैं। न केवल भारत में देखने को मिलते हैं इस तरह के चित्र, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि में भी प्रागैतिहासिक काल के चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टर्की जो आता है, टर्की ह्यूक, वहाँ का चतालह्यूक एक स्थल है जहाँ पर दूर दराज से चीज़ों को लाया जाता था और उनका उपयोग किया जाता था। सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ, ये सब महत्वपूर्ण है और ये यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा पहिए वाले वाहन का विकास यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। सामान खुद या जानवर की पीठ पर लाद कर ले जाया जाता था, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ऐसे में आप सोचो कि आप 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हैं और आपका कोई परिचित उस गुफा में चित्र बना रहा है और आपको उनकी सहायता करनी है, तो आप क्या करोगे? रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या रंग भरोगे? और इसके अलावा कौन कौन सी कहानी सुनना पसंद करोगे? तो इस बात को थोड़ा सा सोचना तो आपको मज़ा आएगा। आपने सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि नए नए जो वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी सारे मित्रों को इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद।